नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहला चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। दूसरा चैप्टर बहुपद को 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। अतः तीसरा चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारे सिलेबस में है। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्नावली देखने से पहले इसमें आई हुई सब बातों को देखते हैं। चर क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। परिवर्तनशील राशियाँ, परिवर्तनशील राशियाँ चर कहलाती हैं। चर कहलाती हैं। इन्हें काय से प्रदर्शित किया जाता है? एक्स वाई जेड डॉट डॉट ऐसे अक्षरों से इनको प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि समीकरण में किसी में x का मान 2 निकलता है, किसी में 3 निकलता है, तो इनका मान बदलता रहता है। और अचर क्या होता है? इसका उल्टा है अपरिवर्तनशील राशियाँ, जिनका मान किसी भी प्रश्न में नहीं बदलता है। अपरिवर्तनशील राशियाँ, अपरिवर्तनशील राशियाँ जो है अचर कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, इनका मान किसी भी प्रश्न में हो तो इनका मान वही रहेगा। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात एक हो। यानी कि एक घात वाला चर जिस समीकरण में होता है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x + 5 = 0। ये क्या है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर x आया। इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चर ले लेते हैं। 3x + 2y = 5। तो इसमें दो चर हैं x और y, लेकिन इनकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होंगे लेकिन उनकी घातें कितनी होंगी? 1 होंगी, तो ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा होता है। व्यापक रूप में रैखिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? व्यापक रूप में ax + by + c = 0। यानी कि हम समझ गए कि जो x का गुणांक होता है वो a होता है, y का गुणांक जो होता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ नहीं होते, जो अचर पद होता है वो c होता है। जैसे ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण की तुलना की जाए तो a का मान कितना है? 3, v का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? -5, क्योंकि 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। तो ये होता है हमारा रैखिक समीकरण। अब हम 3x + 2y = 5 को ट्रायल मेथड द्वारा हल करें तो हम क्या बता सकते हैं? x बराबर अगर 1 रख दें, y बराबर अगर 1 रख दें, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा समीकरण का? बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 × 1 धन 2 × 1।
3 एकम 3, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 5, जो कि इसके राइट साइड में लिखा है, यानी कि दाएं पक्ष के बराबर है। तो x y के वे मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट करते हैं, वही समीकरण का हल कहलाते हैं। तो इस समीकरण का हल क्या हुआ? x बराबर 1 और y बराबर 1। मान लो इसमें x बराबर 2 रख दें, y बराबर 7 रख दें, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 और 2 गुणे 7, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, ये 5 के बराबर नहीं है। जब राइट हैंड साइड के बराबर मान नहीं आता है लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम कहते हैं कि वो समीकरण का हल नहीं है। ज्यामितीय निरूपण में यही जो समीकरण का हल होता है, वो रेखा के, इसका जब ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो एक चर में जो समीकरण होता है उसका ज्यामितीय रूप कैसा प्राप्त होता है? हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो अतः वो बिंदु रेखा के ऊपर उपस्थित होगा, और जो उसका हल नहीं होगा वो उस रेखा पर उपस्थित नहीं होगा। अब दो चरों x और y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं? दो चरों में समीकरण युग्म को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कि जो पहले समीकरण में x का गुणांक होगा वो a1, पहले समीकरण में y का गुणांक होगा वो b1, जो अचर पद होगा वो c1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2, दूसरे समीकरण के y का गुणांक b2 और अचर पद c2 होगा। एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लो यही है 3x प्लस 2y बराबर 5 या माइनस 5 बराबर 0, और 6x माइनस 5y माइनस प्लस 11 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हैं। अगर हमें इनकी तुलना करनी हो ऊपर वाले समीकरणों से, तो a1 का मान कितना है? पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 3। पहले समीकरण में y का गुणांक वो हो जाएगा b1। अचर पद प्लस से तुलना करते हैं -5। दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2, y का गुणांक ये -5 दिया गया है, और c2 का मान 11। इस प्रकार से समीकरण युग्म की तुलना करते हैं। अब जब दो समीकरण युग्म होंगे हमारे, तो अगर हम इनको जब ज्यामितीय रूप में खींचेंगे तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, और दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी तो वो कैसी हो सकती हैं? या तो दोनों एक बिंदु पर काटती हों, या दोनों एक दूसरे के समांतर हों, या दोनों रेखाएं कैसी हों? समपाती हों, एक के ऊपर एक रेखा हो जाए। यानी कि जो पहली रेखा पर जो बिंदु हो वही बिंदु दूसरी रेखा पर हो। तो ये तीन कंडीशनें होती हैं। आइए इनको समझते हैं। इसके लिए a1 बट्टे a2 क्या कंडीशन दी गई है? b1 बट्टे b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, समीकरण युग्म की आपस में तुलना करते हैं, a1 a2 b1 b2 के मान निकालते हैं और उनको भिन्न के रूप में रखते हैं। अगर दोनों a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आपस में बराबर नहीं है,
तो रेखाएं कैसी होंगी, एक बिंदु पर काटने वाली। ये बिंदु जो है जहाँ पे वो काट रही हैं, तो इस स्थिति में रेखा का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। इसको अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म। और ये कभी कभी पूछ दिया जाता है संगत है कि असंगत है, तो ऐसा समीकरण युग्म का निकाय संगत होता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये आपस a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। मतलब ये रेखाएं समांतर होती हैं, जो कहीं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उनका कोई हल नहीं निकलता है। तो इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। इस समीकरण निकाय को असंगत बोलते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर हो c1 बटे c2, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर समपाती। ये तीसरी कंडीशन हमारी होगी, समपाती होंगी। इसको भी संगत बोलते हैं। ये समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत। और ये समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा। ये तीनों कंडीशनें हम लोग याद रखेंगे, इनका प्रयोग आगे सवालों को हल करने में होगा। अब हम लोग समझ ही गए हैं कि a1 और a2 b1 b2 c1 c2 का कैसे मान निकालते हैं। उनको फ्रैक्शन के रूप में रख के देखेंगे। अगर इन तीन कंडीशन में जो भी कंडीशंस होगी वही हम उसका उत्तर लिखेंगे कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या रेखाएं समपाती हैं। इसमें क्या होता है कि रेखाओं के बिंदु एक के ऊपर एक होते हैं, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल, अनंत हल हो जाते हैं। इस कंडीशन में अनंत हल होंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नों को।